हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम 20 तारीख का 20 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, तो देखिए उसका मैथ का हम 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें 15 आपका कंटेंट होगा और 15 पैडागोजी क्वेश्चन होगा। समझे? सीटेट का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने का भी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, तो आप लोग पढ़ाई में एकदम लग जाइए। और देखिए, हम सीटेट का जो सीडीपी का वो तो सीरीज चल ही रहा है, आपका 10-12 सेट का डाल दिए हैं जो एग्ज़ाम हुआ था, और प्रीवियस ईयर ही आप लोग बनाइए, वही आपके लिए ऑथेंटिक क्वेश्चन है। समझे? 16 तारीख को मैथ का हम डाल दिए थे, आज हम आए हैं 20 तारीख को लेकर। समझे? देखिए यहाँ लिखा भी है 20/12/2022। तो चलिए हम मैथ का स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का तो डाल दिए थे, चलिए हम लोग आते हैं मैथ में। समझे? चलिए मैथ का आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। समझे? तो ये क्वेश्चन है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुने भागफल। याद रखिएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत काम का सूत्र है आपका। भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, एक रिलेशन होता है। समझिए, इसे मान लीजिए आपका हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 4 से कटेगा 20, 1 समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग लगाते हैं। ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। याद रखिएगा, ये आपका हो गया भाजक, ये होता है भाज्य। समझे? ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका लास्ट में जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल कहते हैं। समझते होंगे आप लोग। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। आप देखिए इसमें एक चीज़ दिया होगा, समझे, शेषफल दिया, इसी से आपका रिलेशन बैठ जाएगा। समझे? तो शेषफल को हम आर से लिखते हैं, तो आर बराबर 5 लिख दिया। समझे? अब आगे देखिए क्या लिखा है कि विभाजन भाजक क्या है, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना। तो 5 ई है, तो 5 का 4 गुना कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। यानी भाजक आपका कितना हो गया, 20 हो गया। समझ गए? अब कह रहा है ये हो गया, तो और देखिए यहाँ कह रहा है कि भागफल का 5 गुना कौन है, आपका भाजक है। समझे? तो मान लीजिए यहाँ 20 है, तो इसका भागफल जो होगा आपका 4 होगा मान लेते हैं, तब ना इसका भाजक आपका 20 होगा, 5 गुना बोला है। देखिए अब रिलेशन आपका तीनों निकल गया। अब आप भाज्य बराबर निकाल सकते हैं फार्मूला से जो आपका था। देखिए आप समझिए कैसे निकाले हैं। देखिए आपका तो शेषफल 5 दे दिया है, तो हम 5 लिख दिए। समझे? अब ये मैं कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है ना, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। तो जब शेषफल 5 है तो 5 का 4 गुना कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। और देखिए एक और रिलेशन है कि जो भाजक है ना, भाजक वो भागफल का 5 गुना है। समझे? तो मान लेते हैं हम भागफल 4 मानते हैं, तब 4 का 5 गुना कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे आप रिलेशन बैठा सकते हैं। समझे? तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब तीनों निकल गया। अब फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर आपका भाजक गुना भागफल प्लस, तो जोड़ लीजिए 20 गुना 4, नहीं एक मिनट रुकिए, तो क्या कर रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है आपका, भाजक जो है क्या है, भागफल का 5 गुना है। समझे? तो 5 गुना है तो ये 4 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 पचे 20 हो जाएगा। समझे? और ये आपका शेषफल का तो 5 चौका 20, ठीक है। तो 20 चौका 80 और प्लस 5 बराबर 85। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे। यानी भाज्य बराबर होता है ना भाजक गुने भागफल प्लस आपका शेषफल। तो 20 चौका 80 और 5 आपका क्या था, शेषफल था, तो यानी 85 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। समझे? इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं, उतना भी भारी नहीं था कि आप लोग से न बने। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आपके सेट में आएगा। याद रखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। समझ गए? और आप रिलेशन में एक आपका शेषफल दे देगा, फिर उसी का गुना करके पूछेगा। जैसे यहाँ पूछा है ना, तो आप कर लीजिएगा। समझे? ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कि
कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। देखिए 5 क्रमागत संख्या मतलब लगातार होता है, समझे। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो मान लीजिए अगर दूसरी संख्या 49 है तो इससे पहले लगातार होता है, तो 48 क्या होगा, पहली संख्या हो गया। इसके बाद आपका 50 हो जाएगा तीसरी संख्या, चौथी 51 और पांचवी क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, समझे। इसमें कह रहा है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए। तो एक सम संख्या ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। गुना कीजिएगा तीनों का ना, तीनों को गुना कीजिएगा आप, तो आपका जो आंसर आएगा ना, कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 124 यानी 800 यानी ए वाला आंसर आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा 48 गुने 50 गुने 52 कीजिए, क्योंकि सम संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है। तो आपका 48 50 और 52 तीनों सम संख्या कहता विषम का, तो हम क्या करते हैं 51 और 49 में क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, समझ गए। तो ऐसे आपको क्या करना है, गुना कर लीजिएगा। आपका 48 50 और 52 में गुना कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा कितना, तो वही 1 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 124 800 यानी नहीं, पहला नंबर एक आंसर हो जाएगा, यानी 32 का क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। यानी कह रहा है कि एक स्टील की तार है, एक वर्ग बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, समझे। यदि तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे कि कोई चीज़ को हम मोड़ते हैं ना, तो वो परिमाप यानी परिमाप के नहीं, पेरीमीटर के आकार में आ जाता है, समझे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए ये परिमाप के रूप में बदल जाता है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, समझे। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि वर्ग का परिमाप क्या आता है, 4 यानी भुजा, मतलब 4 गुने भुजा होता है, समझे। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, समझे। आप लोग जानते होंगे। अब देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, और वर्ग का क्या होता है आपका 4 गुने भुजा होता है। देखिए एक और चीज़ आप जानते होंगे कि जो क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल से भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। देखिए दिमाग अपना से लगा सकते हैं, भुजा स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल वर्ग का। तो भुजा स्क्वायर जब 121 दे दिया है आपका, तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो क्या भुजा यहाँ से जाएगा तो वर्ग इस पर हो जाएगा, तो 11 यानी 121 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 11 होता है, समझे। तो 11 आपका क्या हो गया, जब भुजा आ गया तो भुजा क्या होता है 4 यानी 4 गुने भुजा होता है। तो जब भुजा 11 आ गया तो 4 गुने क्या हो जाएगा आपका 11 यानी 44 ये हो जाएगा। बराबर करा 2 इंटू लंबाई आपका नहीं दिया लेकिन चौड़ाई दिया है, तो हम लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को क्या दिया है आपका 8 दिया। अब देखिए यहाँ रिलेशन बैठ गया, आप यहाँ पर देख लीजिए 44 आपको पुराना है और इसमें कितना जोड़िएगा, तो 21 दूना क्या होता है आपका, सॉरी 22 दूना 44 होता है, तो 8 ए हो गया, समझे। और इसमें 22 पुराने के लिए क्या जोड़ेंगे कि तो ये 22 हो जाए, तब ना ये दुगुना करेंगे तो 44 है, क्योंकि दोनों इक्वल बोल रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा कि लंबाई हो जाएगा, समझे। तो देख लीजिए 8 आपका क्या आ गया, चौड़ाई आ गया, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह 22 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब आप इसमें जोड़िएगा, देखिए क्या जोड़िएगा, देखिए आप इसमें 14 जोड़िएगा, तो 14 6 20 और 20 2 22 यानी आपका 14 करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा आपका परिमाप बराबर हो जाएगा, यानी दोनों तार को मोड़ेगा वर्ग को आयत के रूप में, तो दोनों परिमाप बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 14 लंबाई रख देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, यानी 14 8 क्या 22 22 दूना 44, यानी दोनों सर्टिफाइड कर रहा है, यानी चौड़ाई क्या लंबाई क्या हो जाएगा आयत का, तो हो जाएगा 14। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ 14 है, वही आंसर हो जाएगा, समझे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है आपको, आराम से बना सकते हैं, समझे। आगे क्वेश्चन आपका है, तो इसका समझ गए होंगे। 33 का आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। ये जहाँ भी क्वेश्चन मिले ना, देखिए कि पूछ देता है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें कह देगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ऐसा टाइप का इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कह देगा सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसका 2 टाइप से बताएंगे, आता है सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न, ऐसे दे देगा आपको। कहेगा छोटा भिन्न बताइए, बड़ा भिन्न बताइए, या कह देगा कि आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही अवरोही क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो देखिए असेंडिंग मतलब होता है कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना, यानी मान लीजिए 1 3 5 7 ऐसे दिया है, तो ये क्या है आपका
ये आपका असेंडिंग यानी आरोही क्रम है। डिसेंडिंग मतलब उल्टा होता है, जैसे 7 5 हम सजाए 4, तो क्या होता है डिसेंडिंग, इसे बोलते हैं अवरोही क्रम, समझे। तो ये उल्टा होता है, यानी बड़ा से हम छोटा की तरफ बढ़ते हैं, और आरोही में क्या करते हैं हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये समझ गए। अब इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। देखिए जहाँ भी बोले कि इसमें बड़ा छोटा भिन्न क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल इसका तरीका है, एकदम आराम से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में, समझे। देखिए अब इसमें आपको पता करना है कौन बड़ा अभिनय है कौन छोटा अभिनय। तो देखिए भाग लगा के कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कि आप भाग कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका तरीका क्या है कि देखिए कुछ नहीं करना है, इस सबका गैप निकालना है, समझे। कुछ नहीं करना है, इस सबका गैप निकालना है। गैप निकालिए और जो आपका अंश आता है उसमें भाग लगा दीजिए, समझे। इसे दोनों का गैप क्या होगा, 1 होगा। इसका भी गैप क्या होगा, 2 होगा। इसका गैप क्या होगा, 1 होगा। इसका भी 1 होगा, और इसका भी क्या होगा, 1 होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, तो अब जो डिफरेंस जो आया है ना, डिफरेंस में अंश में भाग दीजिए, समझे। जितना आएगा वही, जिसका डाटा सबसे बड़ा वही आंसर हो जाएगा, समझे। जिसका डाटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा, समझे। सब में भाग देते चले जाइए, जिसका डाटा सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, और जिसका सबसे कम वो सबसे छोटा हो जाएगा। एक और तरीका इसका और बताएंगे, जैसे 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा, समझे। 1 में 4 से दीजिएगा तो 4 आएगा, 1 में 5 से दीजिएगा तो 5 आएगा, 1 में 3 से तो 3 देगा। यानी सबसे बड़ा डाटा किसका है, 5 का, यानी 5/6 सबसे बड़ा भिन्न है, समझे। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 1/3। कुछ नहीं करना है, स्टेप समझ जाइए। सबसे पहले सबको लिख देंगे, और सबका क्या कॉमन, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंश और हर का क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जितना आएगा उसको लिख लेंगे या अपने दिमाग में रखिए, और उसको डायरेक्ट आप किससे भाग दे दीजिए, मतलब भाग दीजिए, तो वो भाग दीजिए आप किससे, तो आप अंश में भाग दे दीजिए। जितना आएगा वो क्या होगा, जिसका डाटा ज़्यादा आएगा वही क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका डाटा सबसे कम आएगा वो छोटा। जैसे मान लीजिए 1 आया डिफरेंस, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, समझे। अब इन दोनों में 2 का डिफरेंस आया, तो 2 में हम 1 से भाग देंगे, समझे। 2 में हम सॉरी 2 को मतलब 2 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0.5 आएगा। फिर अब 1 डिफरेंस है, 1 से हम 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। फिर हम 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और फिर 1 से हम 3 में देंगे तो 3 आएगा। तो सबसे बड़ा डाटा कौन आया, 5 आया है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। सबसे छोटा डाटा कौन आया आपका, 1/3 है, छोटा भिन्न है, समझे। अब देखिए एक और चीज़ है, ये तो हो गया आपका, ये तो मान लीजिए कॉमन डिफरेंस। जैसे अब ये तो आपका समझ गया कि कुछ नहीं करना है, डाटा कॉमन निकाल लेना है, फिर क्या करना है कि जितना है उसको उसमें क्या करना, उससे संख्या मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा जो आपका अंश है उसमें भाग देना है, जिसका डाटा ज़्यादा आएगा। इसको लिख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, समझे। एक और चीज़ आपको बताते हैं, देखिए जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है, समझे। जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समान रहता है, तो देखिए क्या किया जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस समान है, देखिए सब में क्या है, 1 1 1 1 का कॉमन डिफरेंस है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भाग देना नहीं है कुछ, समझे। जिसमें कॉमन डिफरेंस, चारों भिन्न में जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, समान हो, उसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा जो डाटा होगा, नहीं अंश जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा क्या हो जाएगा, यानी सबसे अंश जिसका छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, समझ गए। ये भी मतलब जब कॉमन डिफरेंस समान हो, जैसे देख लीजिए खाली इसको आप हटा दीजिएगा ना, इसको हटा दीजिएगा सिर्फ, तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, समान है। यानी देखिए 1/2 5/6 3/4 4/5, तो कॉमन डिफरेंस सबका समान है, 1 1 सबका 1 हो 2 हो, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3/5 हुआ, समझे। फिर आपका 4/6 हो गया, तो 2 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा आपका, तो आपका 4 हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ऐसे हमको क्या करना है कि बनाना है। 2 तरीका हम बता दिए, एक तो हो गया कि जब कॉमन डिफरेंस समान हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब जो जितना भिन्न दिया है, जैसे 4/5 3 मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो 1 1 का कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ 6 लिख दिए, 6/8 हो गया, समझे। यहाँ लिख दिए 7/9 लिख दिए, तो है ना इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है, दोनों समान है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, समझ गए। यानी इसमें भाग नहीं देना। लेकिन मान लीजिए जब डाटा जब कॉमन डिफरेंस समान ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, वही आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के और भाग लगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस आप क्या, मान लीजिए हम अलग एक क्वेश्चन देते हैं, समझे, समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए 1 आएगा डिफरेंस तो 0.5 हो जाएगा, सॉरी
0.5 नहीं, 1 होगा, निकालिए। एक, एक में 1 से भाग दीजिएगा, फिर इसमें क्या आएगा, एक, एक में 3 हो जाएगा ये, समझे। फिर इसमें निकलेगा कितना आपका 3 निकलेगा, 3 में अब भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट पूछाएगा, यानी सबसे बड़ा भिन्न कोण हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, समझे। और सबसे छोटा भिन्न कोण हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालिए और जितना आएगा उसमें क्या कीजिए कि उस संख्या को अंश में भाग दे दीजिए, समझे। आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कोण आया था आपका, तो ए वाला 5/6 आया था, समझे। यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ रहा था, 5/6 और 1/3 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट आपका 5/6 और 1/3 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। ऐसा ही बनाइएगा, यानी आपका 5/6 सबसे बड़ा भिन्न हो गया, 1/3 सबसे छोटा भिन्न हो गया, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन तो समझिए कि बुझावल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1 सेमी गुना 1 सेमी वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। देखिए कह रहा है कि इतना इतना सेंटीमीटर के 36 को वर्ग है, तो इसको किस प्रकार सजाइएगा कि आपका वो हमेशा 36 ही सेंटीमीटर है, समझे। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए सिंपल भाषा है, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक हम अथी लेते हैं, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई, मान लो देखिए वर्ग भी है तो वर्ग आयत भी हो जाता है। तो इसको कितना तरह से हम सजा सकते हैं, गुणनखंड टाइप का ही क्वेश्चन है, समझे। तो मान लीजिए हम 1 लेंगे तो हमको 36 बनाना है, तो यहाँ कितना लेगा, हम 1 सेंटीमीटर का एक लिए वर्ग और 36वां हम वर्ग लिए, समझे। तो क्या हो गया आपका 36 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ जाएगा, समझे। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा, समझ गए। एक तरह से इस सजा सकते हैं। अब देखिए जब 2 हम लेंगे तो यहाँ कितना लेना होगा हमको, 18 दूना 36, फिर 3 लेंगे हम तो 12, समझे। 4 लेंगे तो 9 चौका 36, फिर 5 लेंगे, 5 तो होगा नहीं, 5 से तो होता नहीं, 1 2 3 हो गया। उसके बाद 5 नहीं होगा तो 6 होगा, और 6 क्या हो जाएगा आपका 6 छक 36। इसके बाद हम लेंगे तो वो इसी का क्या हो जाएगा उल्टा, जैसे हम मान लीजिए 9 लेंगे तो 9 गुना 4 यहाँ आन हो गया है, तो क्या होगा ये आपका नहीं होगा, समझे। तो कह रहा है कितने तरह से सजा सकते हैं, तो 1 तरह 2 तरह 3 तरह 4 तरह 5 तरह, 5 तरह सजा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपका 36 इसके जगह पर आपका क्या दे दिया 64 दे दिया, तो इसको भी आप वैसा ही करके गुणनखंड टाइप के करके निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 1 गुना क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 64 पर आने के लिए 1 2 गुना क्या कर देंगे 32 कर देंगे। ऐसे करके आपको जितना तक आपका 64 आ जाए वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको वही गुणनखंड टाइप करके बनाना है। तो 5 तरह से सजा सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी 5 तरह से सजा सकते हैं, समझोगे। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, समझे। थोड़ा इसको नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। देखिए नहीं, ये सिंपल है कि 60 को स्टूडेंट है तो कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से क्या है दुगुनी। लड़का 1 होगा तो लड़की दुगुना होगी। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 60 है आपका टोटल, तो मान लीजिए यहाँ 20 होगा, लड़का को हम 20 मान लेते हैं तो लड़की क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, तब ना 60 आपका पूरेगा, समझे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 60 को संख्या है पूरा विद्यार्थी के एक कक्षा में, जिसमें क्या है 20 आपका क्या होगा कि या भिन्न के रूप में भी निकाल सकते हैं आप कि दुगुना है तो पूछेगा कि लड़कों की संख्या क्या है लड़की की, तो आप क्या कीजिए आप इसको रेशियो में करके निकाल सकते हैं। 1 + 2x दुगुना बराबर 60 बोल रहा है, तो 3x बराबर आपका 60 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, समझे। तो 20 आपका लड़का हो गया और क्या हो गया 40 आपका लड़की हो गई। तो इतना आप समझ गए। फिर आगे आपका कह रहा है कि रोहित का ऊपर से क्रम 17 मतलब 17वां स्थान पर है, यानी रोहित का जो क्रम है ना ऊपर से क्या है आपका मान लेते हैं 17 स्थान पर, समझ गए 17वां स्थान पर है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां है, नहीं रोहित से पहले 9 गो लड़की है तो रोहित के बाद कै गो लड़की होगी, समझे। तो लड़की कै गो थी आपकी टोटल 40 गो लड़की थी, और 9 गो लड़की आपका क्या है 9 गो लड़की आपका क्या है ऊपर है, तो नीचे क्या होगा आपका 40 गो टोटल लड़की है तो 9 ऊपर है तो एक मतलब नीचे क्या होगा 31 लड़की होगी, समझ गए। इसमें हमको कोई आपको डाउट नहीं होगा, समझे। यानी समझ गए कि कह रहा है कि यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो हम मान लेते हैं कि रोहित के नीचे क्या होगी 31 को लड़की होगी, समझ गए। यानी ये आपका 40 को हो गया। अब देखिए कह रहा है कि लड़कियां तो उसके बाद कितने लड़के होंगे, समझे। अच्छा एगो चीज़ बताइए, रोहित के बाद पूछ रहा है कितने लड़के होंगे, तो एगो चीज़ बताइए
टोटल कितना है आपका 60 है, इसको हम 2-3 बार बताएंगे। 60 है और रोहित का 17वां स्थान है, तो हम 17 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 43। आपका 43 आ गया। अब एगो चीज़ बताइए, 43 को इस 17वां मतलब 60 को आपका टोटल है, इस 17वां स्थान पर है, तभी 43 को नीचा होगा। 43 को क्या होगा, नीचा होगा। 43 को में आपका क्या है कि 31 को लड़की है, तो 43 को में से 41 को घटा लेंगे तो टोटल लड़का का संख्या नहीं निकल जाएगा। जैसे देखिए 43 को आपका क्या है बच गया, आपका रोहित नीचा होगा, टोटल लड़का लड़की सब है, समझे। जिसमें से लड़की हम जानते हैं कि 31 है, तो ये घटा लेंगे तब 12 आपका आ जाएगा, तब 12 क्या हो जाएगा आपका लड़का नहीं हो जाएगा। तो वही ना पूछ रहा है कि उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, तो रोहित के बाद कितने हैं आपके 12 है। इसको समझिए, फिर से हम बताते हैं, ये समझ गए होंगे आप, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा, समझे। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे तो दिमाग से बनता है, सोचिएगा कि इसमें नहीं दिमाग लगाएंगे तो आपका नहीं बन पाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, समझिएगा 60 विद्यार्थी है, हम 60 लिख दिए यहाँ पर, समझे। उसमें कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों से दुगुनी है, तो 60 पर आना तो इसको 20 मानेंगे तब नहीं, 40 होगा तो दुगुना होगा, तब ना दोनों जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। या आप अनुपात करके बना सकते हैं, x + 2x = 60, तो x का मान 20 आ गया, तो x माने थे ना इसको लड़का को, तो x = 20, लड़की को 2x माने थे, तो दूना मतलब 2 गुना 20 यानी 40 हो जाएगा। यानी इतना समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि रोहित का जो ऊपर से क्रम है ना 17 है, मान लीजिए यहाँ पर 17वां स्थान यहाँ पर आएगा, 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियाँ हैं, तो रोहित से पहले 9 गो लड़कियाँ, टोटल लड़की कितना है आपका 40 है, तो 9 गो ऊपर है, तो नीचा क्या होगा 31 गो होगा। इतना समझ गए। अब कह रहा है कि उसके बाद कितने लड़के होंगे। अब देखिए टोटल आपका क्या है 60 को लड़का लड़की सब है, उसमें से आपका 17 हम 17वां को घटा यहाँ 17 तक घटा लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 43। आपका क्या होगा टोटल लड़का लड़की इसके नीचा है, टोटल लड़का लड़की क्या है इसके नीचा क्या है आपका 43 को लड़का लड़की है, समझ गए। अब 43 को लड़का लड़की है, जिसमें हमको पता चल गया कि 31 उससे नीचा है, तो 31 हम घटा लेंगे तो हमको लड़का का नहीं निकल जाएगा, तो 2 1 यानी 12, यानी इसके नीचा क्या है 12 गो लड़का भी है। यानी 17 के मतलब 17वां रोहित के बाद 31 को लड़की है और 12 को क्या है लड़का है, इसलिए लड़का की संख्या पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी 36 का क्या नंबर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपका है ये अच्छा 37 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है। यानी देखिए ये भी बुझौल क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि सैमा जो है ना बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस इतना पर गई है। यानी 9:25 में क्या हो गई, जीनत बता रही है कि मेरे घड़ी के हिसाब से 9:25 पे क्या हुआ कि एक बस चली गई, समझे। यदि जिन्नत की घड़ी 5 मिनट तेज है, तेज मतलब ज़्यादा है, तो 5 मिनट तेज है, तो यानी एक्चुअल टाइम कितना होगा आपका 9:20 होगा। अरे 5 मिनट बोल रहा है कि फास्ट मेरा घड़ी है, तो क्या मैं 10 मिनट बोल रहा है 10 मिनट घटा लेते। तो कह रहा है कि सायना बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची, तो उसे जिन्नत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर चली गई है। यदि जिन्नत घड़ी 5 मिनट फास्ट है, यानी वो 9:25 का घड़ी बता रहा है, और एक्चुअल टाइम आपका 9:20 में क्या हो गई कि बस चली गई, समझे। 9:20 में क्या हो गई बस चली गई। अब लिख रहा है कि अब बस की आवृत्ति मतलब होता है कि वो बार बार, मतलब नहीं होता है कि एक टाइम हो गया तो 20 मिनट बाद दूसरा बस आएगा, फिर 20 मिनट तीसरा, इसी का आवृत्ति, यानी एक चीज़ को बार बार दोहराना, आवृत्ति इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते थे। कह रहा है बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट बाद है, 20 मिनट बाद है, तब 9:20 में एगो बस चला गया, तो 20 मिनट जोड़िएगा तो क्या होगा 9:40 में आपका अगला बस आएगा। क्या होगा 9:40 में अगला बस आएगा, तो सैना को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी तो 9:40 में दूसरे का बस आएगा अगला, और ये 35 में पहुंच गई है वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 मिनट इंतजार करेगी तो नहीं हो जाएगा, वो दूसरा बस उसको मिल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर, 5 मिनट वेट करेगी तो वो पहुंच जाएगी। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको तो आप बनाइएगा ना अच्छा से तो बन जाएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या करा कि 5 मिनट वेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, समझे। यानी 37 का क्या आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, 5 मिनट, समझ गए। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बनाइएगा, ये सब बनेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये तो हल्का क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि इतना इतना और इतना के योग में क्या घटाया जाए इससे इतना प्राप्त हो जाए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इतना, उसके बाद आपका है इतना और इतना को जोड़ के जितना आएगा उसमें से इतना घटा लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल इसको योग कर लीजिए,
जितना आपका है, और इसको बाद में क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तो आपका 1 नंबर ही आंसर प्राप्त होगा, समझे। यानी 38 से क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर नहीं, सॉरी 2 नंबर प्राप्त होगा, सॉरी 2 नंबर होगा इसका, समझे। तो इसको क्या कीजिएगा, टोटल काउंट कर लीजिएगा, टोटल काउंट कर लीजिएगा, और इसको क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो ऐसे आपको करना है, बना लेना है, समझ। ऐसे जोड़िएगा तो 3 6 हो जाएगा लास्ट में। और देखिए 9 है, तो 6 में से 9 घटाते क्या होगा, 7 आएगा, 7 2 ऑप्शन में है, समझे, लास्ट में है, तो देख लीजिएगा दोनों में, आप पूरा काउंट कीजिएगा तो आपका निकल, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। इसको टोटल ऐड कर दीजिएगा, जितना आएगा टोटल योग पूछ रहा है, फिर इसको लास्ट में घटा लीजिएगा, तो वही इतना घटाइएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, समझे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का 2 नंबर 43 287, इसका आंसर हो जाएगा, घटाइएगा आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि विद्यालय की कैंटीन में, ये तो देखिए आपका दिमाग वाला, ये तो मार्केट आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करते होंगे, तो सेम वही क्वेश्चन है कि आप कॉलेज वॉलेज के इतना रुपया का इतना खाए तो इतना रुपया दिए, तो वही चीज़ कर रहा है कि विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों की मूल्य नीचे दी गई है, समझे। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक समोसा का दाम 5 रुपया है, मूंगफली का एक पैकेट का 6.5 रुपया है, एक गुलाब जामुन का 7 रुपया, एक ढोकला का आपका 8 रुपया 50 पैसा है, एक बोतल नींबू पानी का आपका 11 रुपया 50 पैसा है। तो देखिए सुनैना जो है ना, वो एक समोसा यानी 5 रुपया, मूंगफली की 2 पैकेट यानी 6 दूना 12 यानी 13 रुपया हो जाएगा, यानी 6.5 रुपया 2 तो 13 रुपया हो गया। एक गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है, और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, यानी एक बोतल नींबू पानी का आपका 11 क्या हो गया 50 हो गया, समझ गए। यदि कैंटीन में उसे 100 रुपया दिए तो कितना वापस, इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या 13 गो और 8 8 आपका कितना हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, अब 20 5 क्या हो जाएगा 25, अब 25 11 यानी क्या हो जाएगा आपका 36 रुपया 50 पैसा, क्या कि वह मतलब सामान खरीदी, और वो 100 रुपया वो दी, तो घटा लीजिए, मान लीजिए यहाँ 36 होता तो 64 हो जाता, और 50 पैसा और घटेगा, क्या हो जाएगा 63.5 पैसा, नहीं 63.5 रुपया उसको क्या होगा रिटर्न हुआ होगा, यानी आपका 4 नंबर आंसर इसका सबसे बेटर हो गया, यानी 39 का 4 हो जाएगा। यानी सबका जोड़ दीजिए, और जितना आएगा, और 100 रुपया दी 500 देती तो उसके अकॉर्डिंग हम घटा लेते, जितना देती तो इसको कुछ नहीं, बउआ वाला क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं, समझे। यानी आपका क्या नंबर आंसर होगा, 4 नंबर 63.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर की, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से, देखिए आप लोग ट्रेन में जाते होंगे, तो ट्रेन में जो 12 बजे के बाद 1 2 3 बजता है वो PM में बजता है, समझ गए ना। तो चलकर गुवाहाटी इतना 2 जुलाई को इतना बजे 5:20 पर पहुंची, समझे। तो देखिए ये आपका क्या है, जैसे ट्रेन में याद रखिएगा, जो 12 बजे के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 को मतलब PM को वह मतलब 13 ऐसे लिखता है, 13 14 15 ऐसे करके लिखता है, समझे। तो PM को, समझे। तो ये PM में होगा, और ये क्या होगा आपका AM में रहता है, ऐसे जनरली 1 2 3 4 वो AM को माना जाता है, समझे। तो देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी इतना गुवाहाटी से, गुवाहाटी कै तारीख को चली, देखिए यहाँ हिंदी में क्वेश्चन में गलती दे दिया है। देखिए यह कहा जाता है कि हिंदी में, देखिए मैं देवे नहीं किया कहिए ट्रेन खुला, तो आप कैसे बनाइएगा, समझे। ये कल है एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से इतना घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई की इतना बजे पहुंच गई, लेकिन चली कहिए हिंदी में नहीं, देखिए इंग्लिश में दिया है 29 तारीख से चली। देखिए कह रहा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द बेंगलुरु एट इतना आवर्स ऑन 29 जून को, समझे, जून को चला और पहुंचा 2 जुलाई को, समझे। यहाँ देखिए यही लगा था, हिंदी इंग्लिश दोनों को देख लीजिए। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, देखिए 29 तारीख को चला, समझे, जून में, और पहुंचा कै तारीख को 2 तारीख को, समझे। तो देखिए 29 से याद रखिएगा, आप जानते होंगे कि याद रखिएगा PM से हम PM में जाते हैं, याद रखिएगा, या AM से AM में जाएंगे तो हम 24 घंटा तय करते हैं, समझे। PM से AM में जाएंगे तो 12 घंटा, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको बहुत काम का चीज़ है। PM से AM में जाएंगे तो 12 घंटा, समझे, और PM से PM में 24 घंटा, AM से AM में 24 घंटा, समझे। जैसे मान लीजिए हम 12 बजे अभी चलेंगे, मान लीजिए 1 बज रहा है अभी, मान लेते हैं 1 बजे PM में है, तो हम रात के जो 1 PM होगा ना, सॉरी फिर रात बोल रहे हैं, रात के बाद जो दिन का 1 PM होगा, समझे, 1 PM, तो हम कितना 12 घंटा 24 घंटा चलेंगे, लेकिन 1 PM हम दिन में से रात के
1 PM में हम पहुँचे तो AM में जो चलता है रात में, तो क्या हो जाएगा 12 घंटा तय किया, समझे। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा, समझे। तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, हम इसको फिर से बताते हैं कैसे बनाइएगा। देखिए 29 तारीख को चला आपका कै बजे, 23:55, यानी कहने का मतलब 11:55 पर चला। इसको बदल लीजिए आप, टाइम में PM में बदल सकते हैं, 11:55, समझ गए। 29 तारीख को भी क्या होगा कि 11:55 पर पहुंचेगा, PM में ही, समझे। ये सब PM में है, समझे, किस में है, P 24 घंटा, ये दोनों के बीच में कितना तय करेगा, 24 घंटा। फिर उसके बाद एक और चीज़ आप जानते होंगे कि जून जो होता है ना, जून आपका 30 दिन का होता है। जून क्या होता है आपका, 30 दिन का होता है। तो 30 तारीख के बाद हम क्या तारीख को, 31 तारीख को कहाँ पहुँचेगा अब, 31 तारीख को जाएगा। तो 31 तारीख, सॉरी 31 बोल रहा है, 30 के बाद अब 1 तारीख, 31 तो होता नहीं है जून में, समझे। तो क्या करें, 1 तारीख को फिर वही 11:55 PM में क्या होगा कि 24 घंटा और तय करेगा, समझे। 24 घंटा तय कर लिया, फिर 24 घंटा कर लिया, अब पहुँच गया है कि 11:55 1 तारीख को पहुंच गया। और 2 तारीख को बोला है सवेरे, यानी 5:20 है, तो सुबह में है, समझे। अब एगो चीज़ बताइए, 24 हो गया, अच्छा बताइए 5 मिनट और चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 12 बजे हो जाएगा, समझे। यानी याद रखिए 24 और 5 मिनट है, समझे। अब देखिए अब पहुंच गया 12 बजे, अब 12 में मान लेते हैं हम चलेंगे 12 बजे, हम लोग 12 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए। अब आप देखिए, अब हमको पहुँचना है 5 बजे, तो 12 के बाद जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटा और चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 5 बजे पहुँच जाएगा। यानी 24 5 और 5 और 20 मिनट में बोल रहा है, समझे। तो आपका 20 और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समझे। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका 24 घंटा ही हो गया, 24 घंटा यानी 48 घंटा हो गया, 48 घंटा ही हो गया। और उसके बाद आपका क्या हो गया, 48 घंटा 5 मिनट और चला था, और ये 25 यानी 25 मिनट, 48 5 कितना होता है आपका, 53 होता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 53 घंटा 20 मिनट चला, 20 5 25 मिनट, 53 घंटा 25 मिनट चला, समझे। इसको आप बना सकते हैं, देख ले 53 घंटा 25 मिनट का ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, समझे। आपको ऐसा ही करना है, समझे। टाइम को यानी आपको देखना है 29 तारीख से चला, समझे, फिर 30 को चला होगा, फिर 31 तो होता नहीं है, 1 को चला, फिर उसके बाद 2 को पहुंचा 5:20 पर, समझे। 5 बज के, तो 29 से 30 चला होगा, एकदम सेम टाइमिंग है, समझे। तो 24 घंटा तय किया, फिर 30 से 1 चला होगा, 24 घंटा चला होगा। कै बजे था आपका, तो 11:55, यानी PM में 11:55 PM में, फिर 11:55 PM में, समझे। यानी 48 घंटा चल गया। अब 9:20, ये क्या है, AM में है, समझे, क्या है, AM में है। तो हम 5 मिनट और चलेंगे तो 12 बज जाएगा मेरा, 12 बजे, और AM हो जाएगा मेरा, PM से क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, समझे। अब फिर आपका 5 घंटा और चलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 बजे तक चल जाएगा, समझे। 5 घंटा और चलेगा तो 5 बजे पहुँच जाएगा, और 20 मिनट और चलेगा, यानी तो क्या हो जाएगा आपका, एक्यूरेट राइट टाइम पर पहुंच जाएगा। तो टोटल पूछ रहा है टाइमिंग कितना होगा, तो 48 घंटा और 5 घंटा कितना हो जाएगा आपका, 53 घंटा और 5 मिनट 55 से जो 12 बजे तक चला है, तो 5 और 20 25 हो गया, 53 घंटा 25 मिनट आपका वो चला, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा, 40 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। ऐसे ही आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए हिंदी में नहीं दिया था 29, उसमें दिया हुआ था, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बुझौल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बुझौल, क्या क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपको याद होना चाहिए, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि आप कैसे जानिएगा 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है एक चीज़। देखिए 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1 होता है, और बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। अब कुछ आपको नहीं करना है, याद रखिए 1 अंक का सबसे छोटी संख्या, 1 से छोटा तो कोई संख्या होता नहीं है और 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9, 9 के बाद 10 हो जाएगा तो 2 अंक का हो जाएगा, समझे। अब कुछ नहीं करना, 2 अंकों को सबसे छोटी पूछे तो 10 हो जाएगा, इधर 1 0 बढ़ाते जाना है, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 बढ़ाते जाना है। 3 अंक का पूछे तो क्या करना है कि आपको 1 और 0 बढ़ा देना है, 3 अंक पूर जाना चाहिए। 4 अंक का, उसके बाद इधर भी पूछे तो 1 और 9 बढ़ा दिए, ऐसे करते जाना है। 4 अंक का पूछे तो आप कहे 1 और 0 बढ़ा दीजिए, इसमें भी 1 9 बढ़ा, ऐसा ही करते जाना। 5 अंक का पूछे तो 1 और 0 बढ़ा दीजिए, इधर भी 1 9 बढ़ा दीजिए, समझा। ऐसे करना है, आप कर सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, समझे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को गुना किया जाता है, समझे। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या किया जाता है कि गुना किया जाता है। तो आपका कह रहा है 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, समझे। अब बोला इन गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से भाग लगा दिया, यानी कह रहा है कि इन दोनों संख्या गुणनफल को क्या किया गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका क्या है 10 होता है, लेकिन 10 क्या है सम संख्या, विषम नहीं है। तो 11 क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगा, समझे। तो विभाजित कर दीजिए, समझे। तो विभाजित कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 999 में आप क्या कीजिए कि 9 से क्या कीजिए गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा, समझे। 999 में क्या कीजिए आप 9 से गुना कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि 8991, आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब बुलहुअल क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें समझना होगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया है आपका 999 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। अगर इन गुणनफलों को क्या कीजिए कि आप 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 10 तो आपका क्या सबसे छोटी होता है संख्या, लेकिन वो क्या है सम संख्या, विषम आपका 11 होगा, समझे। तो 11 से भाग लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, समझे। यानी 41 का क्या आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन में, ये भी बुझाउल क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी एक संख्या है 50 का आधा क्या हो जाएगा आपका 25, 25 से क्या है आपका अधिक है, 25 से क्या है आपका अधिक है। कह रहा है फिर कि यह 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से, 3 दहाई मतलब 3 गुना 10 यानी 30 से क्या है आपका अधिक है, लेकिन 4 दहाई यानी 4 गुने 10 यानी 40 से आपका क्या है कम है, समझे। यानी 30 और 40 के बीच में है, समझे। इसी के बीच में आपका संख्या है, 30 और 40 के बीच में। कह रहा है इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना, यानी कह रहा है इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना। अब ऑप्शन देख लीजिए, अब 28 तो होगा नहीं, समझे। अब देखिए इकाई का अंक कह रहा है दहाई का अंक का क्या है दोगुना है, तो इसमें तो दोगुना है नहीं, तो ये गलत हो गया। और क्या है देखिए ई वाला ऑप्शन है 3 गुना 6, यानी इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का दोगुना है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ये तो होगा नहीं। देखिए बुझाउल क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन इसको क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो जो इकाई का अंक है क्या है दहाई के अंक दुगुना है, तो ये बुझाउल क्वेश्चन है, तो आपका 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि एक गोदाम की बीमाएँ इतना है, इस गोदाम में इतने तक बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल को रखा है। देखिए जहाँ भी इसका क्वेश्चन मिले ना, जो बड़ा डिजिट होता है उसको ऊपर में लिख दीजिए और नीचे वाला डिजिट से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं, देखिए मीटर में ही दिया है और ये सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझे। आपको क्या करना है कि इसको सेंटीमीटर में सबको बता, 5 मीटर 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 गुने 100 कर दीजिए। फिर उसके बाद 7 मीटर है 700 हो जाएगा ही, फिर 4 मीटर यानी 400 हो जाएगा, समझे। कुछ नहीं करना है, आपको भाग लगा देना है किससे, तो 25 गुना 50 गुना 25 भाग लगा दीजिए, आपका कट के आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आपका आ जाएगा 43 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 4480 आ जाएगा। काट के देख लीजिए, 5 गुना 500 गुना, यानी इसको सबको सेंटीमीटर में बता, क्योंकि दोनों यूनिट समान होना चाहिए तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 गुना 700 गुना 400 ही हो जाएगा, समझे। और भाग लगा दीजिए किससे आपका 25 गुना 50 गुना 25 से भाग लगा दीजिए, या काट भी सकते हैं इसको, 4 से ही कट गया, समझे। फिर उसके बाद एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 14 पचे 70 होता है, 14 हो गया। और 25 में ही कट जाएगा 8 बार में, यानी आप गुना कर दीजिए 5 गुना 4 गुना 14 गुना 8 आपका आंसर आ जाएगा, समझे। आपका 4480 आ जाएगा, समझे। तो आपका 43 का क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्लोबल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 का है, उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 8 रुपये भाड़ा दिखता है, समझे। तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया, कितना दिया 249 दिया, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या होगी, समझ गए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि 249 टोटल दिया, जिसमें वो 2 किलोमीटर का भाड़ा 25 रुपया है, तो इसको हम घटा लेंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा आपका
224 हो जाएगा, समझे। यानी 224 आपका क्या हो गया कि वो 8 रुपये के हिसाब से दिया होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का भाड़ा 25 रुपया है, तो 2 किलोमीटर हम घटा दिए और बाद बाकी जो बचेगा रुपया वो क्या करेगा, 8 रुपये से दिया होगा। तो 224 में आप 8 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, बचा आपका कितना, 6 6 64, यानी 28 64, यानी 28 किलोमीटर वो कैसे 8 रुपये के भाड़ा से दिया। तो 28 किलोमीटर ये हो गया, और 2 किलोमीटर तो पहले चला दो, जिससे 25 रुपये हम घटाए थे, यानी 8 2 क्या हो जाएगा 30, यानी 30 किलोमीटर क्या कि उसके मतलब दूरी है उसके घर से कार्यालय का। समझ गए, ऐसे ही आपको बनाना है, सिंपल क्वेश्चन है, समझे। यानी 44 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी 2 किलोमीटर का हम घटा लेंगे, यानी 249 में से, यानी 224 आ जाएगा आपका, समझे। और 224 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे कि 8 रुपये से वो पे की होगी, तो 8 रुपये से पे की होगी, तो क्या हो जाएगा कि वो क्या 28 किलोमीटर, चलिए, और 2 किलोमीटर आपका घटाए थे, तो 28 2 30 हो गया, समझे। यानी आपका 44 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों को अंक को दर्शाता है, यानी 5 को विषय में है। अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑप्शन भाई पढ़ते जाइए, आंसर मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 5 को विषय में सुनीता को और जसिका का है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है सही कथन को चुनिए। तो पहला कह रहा है भाषा का छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया। भाषा आपका हो गया, हिंदी भाषा होता है, अंग्रेजी हो गया। तो देख लीजिए, हिंदी में तो सुनीता क्या है, जसिका से ज़्यादा प्राप्त की है, यानी कह रहा है कि भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। तो भाषा को छोड़कर और में भी तो क्या है, सुनीता जसिका से ज़्यादा नंबर आपको नहीं प्राप्त की। विज्ञान में तो कम गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक, तब विज्ञान में तो उसका तो कम गया, भाषा तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों के कुल अंकों से अधिक। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो गणित और विज्ञान कहाँ चल गया, गणित और विज्ञान को जोड़िएगा आप तो गणित में आपका 68 है और विज्ञान में इसका 78 है, जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 80 और आपका 66, 80 66 100 कितना हो जाएगा 144, उसका भी जोड़ दीजिए 74। देखिए ऐसे ही जोड़ के कीजिएगा ना, चारों जोड़ लीजिएगा, इसे इसका आंसर आपका 4 नंबर दिया है कि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए, तो सुनीता ने कुल अंक प्राप्त होने का, तो 17 अंक किसमें, तो जसिका में जोड़ दीजिएगा, तो टोटल का अंक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यही आंसर आपका दिया है, उससे पढ़ेगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप क्या कीजिए कि ऐसे ही आप जोड़ के बना लीजिएगा, समझे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट कौन स्टेटमेंट सही है, तो आपका 45 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग, कंटेंट खत्म हो गया, अब पैडागोजी में आते हैं। देखिए पैडागोजी क्या होता है, इसमें दिमाग का खेल है, कुछ कुछ वर्ड देख के आप आंसर छाड़ सकते हैं। अब आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है, यानी रचनात्मक प्रक्रिया बोल रहा है का नहीं है, रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है, समझे। तो देखिए एक चीज़ देखिए, पहला ऑप्शन पर ये कि कक्षा आरंभ करते समय विद्यार्थी को प्रारंभिक समझ का आकलन करना, एकदम रचनात्मक प्रक्रिया का होता है। अंतर्देशीय हल, अंतर्देशीय मतलब उसका बहुत सारा हल हो सके तो उसको प्रोत्साहित करना, ये भी आपका लक्षण है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर, मतलब उसको एक तरह का हम समस्या समाधान के लिए या हम संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करेंगे, समझे, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए यहाँ कह रहा है कि समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका, यानी अब जो निर्धारित है वही तरीका से बनाइए, तो ये रचनात्मक मतलब आपका प्रक्रिया का लक्षण नहीं है। निर्धारित तरह से आप एक तरह सीमित कर दिए, उसको फिक्स कर दिए, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, एक गलत। ये निर्धारित वर्ड आके क्या किया है, इसको ऑप्शन को गलत कर दिया है, नहीं पूछ रहा है। आपका आंसर ए निगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे, समझे। अब देखिए आपका पहला प्रश्न है, देखिए एगो चीज़ याद रखिएगा, एक होता है मुक्त सिरे वाले प्रश्न, एक होता है बंद सिरे वाले प्रश्न। देखिए मुक्त सिरे मतलब ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, और बंद होता है आपका क्लोज इंडेड, समझे। क्लोज मतलब जिसका एक ही आंसर आए, समझे। ओपन मतलब जिसका आंसर एक से अधिक है, समझे, तो उसी को ओपन कहते हैं। क्लोज जिसका एक ही आंसर आए उसे कहते हैं क्लोज। ओपन मतलब एक से अधिक। जैसे हम कह दें कि बताइए कि 8 का योग हमको पुराना है, तो क्या क्या जोड़ कर हम 8 पुरा सकते हैं, तो यहाँ 5 + 3 भी जोड़ सकते हैं, आपका 4 + 4 भी जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है आपका
ओपन इंडेड है, लेकिन हम कह दें 4+4 क्या होता है, तो ये 8 होगा। ये 75 आदमी से पूछेगा तो ये क्या है, क्लोज इंडेड है, यानी ये बंद सिरा वाला प्रश्न है। समझे, जिसका एक आंसर है वो क्या हो जाएगा, बंद सिरा वाला, जो जिसका एक से अधिक आंसर है वो क्लोज इंडेड वाला। समझे। अब क्वेश्चन है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है, तो दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3+5 भी 8 हो जाएगा आपका, और आपका 4+4 भी 8 हो जाएगा, 5 प्लस उसके बाद 7+1 भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी इसका एक से अधिक आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन इंडेड हो जाएगा। दूसरा है, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, तो हम त्रिभुज खींचेंगे तो मान लीजिए तीनों भुजाओं का योग होता है, इसको 5 मान लेंगे, इसको मान लीजिए 30 मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे 35, इसको 15 मान लेंगे। फिर ऐसा करेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे, एक भुजा को हम मान लीजिए 20 मान लीजिए, इसको 20 मान लीजिए, 10 मान लीजिए। समझे, तो ये क्या होगा, बदलते रहेगा। समझे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ओपन इंडेड हो गया। समझे। अगला है 25 का गुणनखंड क्या, देखिए 25 का गुणनखंड एकदम फिक्स है आपका, 1 होगा 5 होगा। समझे, यही होगा आपका 1 और 5 और 1 25 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 75 आदमी से पूछेगा तो इसका आंसर क्या बताएगा, 1 3 5, यही आपका बताएगा। समझे, तो ये क्या है आपका ओपन इंडेड नहीं है, ये बंद इंडेड है, यानी क्लोज टेस्ट है, यानी इसका एक ही आंसर आएगा। समझे, 75 से पूछेगा कि 25 का गुणनखंड बताइए, तो सब क्या बताएगा, 1 5 और 25 ही आपका बताएगा। समझ गए, यानी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। समझ गए। अगला है आपका परिमाप का। देखिए परिमाप क्या होता है, कोई भी बाहरी जो घेरा होता है उसी को हम टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं, हम लोग परिमाप बोलते हैं। 75 आदमी से पूछे यही बताएगा कि किसी भी आकृति का जो टोटल लंबाई होता है, बाहरी घेरा होता है, उसी को परिमाप कहते हैं। समझे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कि ये भी आपका क्या है, क्लोज इंडेड, यानी बंद सिरा वाला, एक ही इसका एक ही आंसर आएगा। तो यानी एक और ए और बी क्या है, ओपन सिरा है, मुक्त सिरा वाला है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक ही नंबर है जो लिखा हुआ है आपका कि ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न, यानी ओपन इंडेड। इंग्लिश देख लीजिए, ए और बी आर द ओपन इंडेड एंड द सी एंड डी आर क्लोज इंडेड क्वेश्चन। समझे, यानी 47 का आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक सूचक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है मानकीकृत तरीका, तो आप जानते हैं निगेटिव होता है, एक ही तरीका से सबसे समस्या समाधान करवाइएगा तो उसमें सृजनात्मक चिंतन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न को प्रस्तुत करना, हाँ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे, उसको विभिन्न प्रकार के प्रश्न देंगे तो ये उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा, लेकिन चारों ऑप्शन देंगे। अशुद्धि मुक्त, अशुद्धि कीजिएगा तो फिर अशुद्धि मुक्त बोल रहा है परिकीलन करना, तो बताइए एक और चीज़ बताइए, कोई भी आदमी परफेक्ट होता है, आप कीजिएगा तो कुछ ना कुछ गलती होगा, उसे सीखना ना है, तो कह रहा है कि अशुद्धि मुक्त परिकलन, यानी ऐसा गणना कीजिए जिसमें गलती ना हो, तो उसे सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, बच्चा कुछ नया नहीं कर पाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जिसमें पूरा जोड़ दे दे ऑप्शन एकदम, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। आज सूत्र का स्मरण करना है भी तो निगेटिव है, तो आपका 2 नंबर ही बच गया कि प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा में जितना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे बच्चा में उतना मतलब सृजनात्मकता का विकास होगा। समझे, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 48 का 2 नंबर हो जाएगा। समझे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि तो आप लोग पढ़े होंगे कि वेन हिले के त्रिविमीय ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर बच्चे के यह स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है कि वर्ग एक आयत भी, यानी वर्ग और आयत में एक तरह का रिलेशन स्थापित कर रहा है। समझे, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि स्तर 0 होता है, स्तर 1 2 3 और 4 होता है, 4 वो स्तर होता है। जिस स्तर 0 को हम लोग दृष्टिकरण या मानसिक निरूपण या विजुअलाइजेशन कहते हैं, चाक्षुषीकरण भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्योंकि आप समौसा दिखाइएगा तो उसको क्या कहेगा, त्रिभुज कहेगा, यानी उसमें बच्चा दिखावट या बनावट या भुजाओं के आधार पर क्या करता है, वो मतलब किसी को पहचानता है, लेकिन वो गुण नहीं जानता है कि त्रिभुज दिखा दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज में क्या अंतर है, तो बच्चा नहीं बताएगा। त्रिभुज बोलेगा कि त्रिभुज दोनों है, लेकिन पूछेगा दोनों में क्या अंतर है तो नहीं बता देगा। स्तर 1 विश्लेषण होता है, इसमें बच्चा गुण जान जाता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर होता है, विषमबाहु में क्या होता है कि कोई भुजा नहीं बराबर, यानी गुण इसको पता रहता है। समझे, आयत वर्ग में क्या अंतर है ये भी बच्चा बता देगा। समझे, यानी इसको गुण पता रहता है आयत वर्ग का। स्तर 2 होता है संबंध, इसमें बच्चा रिलेशन स्थापित कर देता है कि वर्ग और आयत में क्या रिलेशन है। समझ गए, यानी सभी इसमें बताएगा कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं कि सभी वर्ग जो होता है उसके सभी भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर है। समझे, तो ये भी क्या है, एक तो सभी वर्ग क्या होते हैं कि आपके क्या होते हैं कि आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की सिर्फ भुजा होती है बराबर, चारों भुजा नहीं। तो वही करा है कि संभावना अधिक है कि एक वर्ग एक आयत भी है। समझे, तो ये क्या है, ये आपका निगमन में तो सूत्र तो स्थापित करने लगता है, तो ये संबंध हो जाएगा, नहीं स्तर 0 का, स्तर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 49 का 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर स्तर 2 यानी संबंध वाला इसका आंसर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। देखिए कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। तत्समक का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसा संख्या आप कोई संख्या में जोड़िए, मतलब योग तत्समक का मतलब कि जिससे उस संख्या का मान नहीं बदले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हम 5 लिख दिया, 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है, समझे। तो 0 में भी हम क्या जोड़े तो मान वही रहे, समझे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 ही रहेगा, यानी उसका मान न बदले, समझे। योग तत्समक का मतलब होता है जिसका मान क्या हो कि न बदले, समझे। तो याद रखिएगा, तो 0 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, योग तत्समक कहते हैं। और एक और चीज़ आप यहीं पे याद रखिएगा कि देखिए जो आपका पूछेगा गुणन तत्समक, गुणनफल गुणन तत्समक, याद रखिएगा गुणन तत्समक क्या होता है। देखिए ऐसा संख्या मान नहीं बदलना है, समझे। तो 5 में हम कौन संख्या से गुना करें कि वो मान ना बदले। तो 1 से गुना करेंगे तो मान बदलेगा नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा। लेकिन 0 से इसमें गुना करेंगे तो ये मान क्या चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा योग तत्समक पूछे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और गुणन तत्समक पूछेगा तो 1 हो जाएगा। याद रखिएगा गुणन तत्समक पूछे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और योग तत्समक पूछे तो क्या बताइएगा 0 बता दीजिएगा। तो योग पूछ रहा है इसीलिए 50 का आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित उदाहरण, कौन सा कथन के उचित है, मतलब कौन सा से कथन उचित है। पहला ऑप्शन है कि अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा में, देखिए आप लोग सम्मित पढ़ते हैं तो सम्मित में क्या होता है कि दो तरह का आकृति दिया बताया, दोनों एक दूसरे से सम्मित है कि नहीं। तो एक तरह का क्या करना अवलोकन कर रहे हैं और संबंधों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात है। तो अवलोकनों और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है, तो एकदम बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से जोड़ के पढ़ाते हैं ना, जैसे गुणन आपको पढ़ाना, तो बोलिए ना कि तुम्हारे घर में 3 आदमी है, सबने 2-2 रोटी खाया, तो बताओ कितना रोटी हुआ। तो ये सब क्या है एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद और वार्ता क्या है सम्मिलित है, एकदम सही बात है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है सही है। तीसरा ऑप्शन है गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका, एकदम सही बात। तर्क वितर्क अपने मस्तिष्क में करते रहते हैं, सोचते हैं कि 2 में से 3 घटेगा कितना, एक तरह क्या है तर्क वितर्क, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। चौथा है कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में देखिए संस्कृति की भी भूमिका होती है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है, ए बी सी सही है। अब देख लीजिए ए बी सी किस ऑप्शन में है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका 51 का आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है तो 51 क्या हो जाएगा 3 नंबर, 4 नंबर गलती है, समझे, और ए बी सी सही है, इसलिए 51 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि ज्यामितियों को 2 आयाम यानी 2D आकृतियाँ जैसे कि वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित कर दिया, यानी छोटा कर दिया। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, समझे, और भी इसमें हो सकता है, सीमित बोल दिया इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया ये गलत हो गया, समझे। तो ये आपका ऑप्शन गलत। अगला है कि उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय दे, परिभाषा भी आपका क्या होता है निगेटिव ऑप्शन होता है प्राथमिक स्तर पर, समझे। दिक् स्थान की अंतर्देशीय समझ को, अंतर्देशीय मतलब उसको हम अति तक ले जाएंगे, समझे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। करा दिक् स्थान की, देखिए दिक् स्थान द्वारा हम उसका जो समझ है उसको हम क्या कर सकते हैं कि विकसित कर सकते हैं, समझे। तो आपका सी नंबर सही है 52 का, ए और बी गलत है। देख लीजिए 52 का केवल आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर सी हो जाएगा, समझे, केवल सी आपका क्या है इसमें सही है, समझे, केवल क्या है आपका सी सही है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी सड़क बिकते नहीं, सड़क के किनारे जो बेचते हैं और जो दुकानदार जो गणितीय कौशल का प्रयोग करते हैं कि 3 में से 4 घंटा, ये सब क्या है, तो ये सबसे क्या होगा, मतलब कौन सा कथन बोला सकता। कक्षा में गणितीय हल करने में लाभदायक होता है, जो बच्चा दुकान उकान पर रहेगा ना तो उसको जल्दी गुना भागी गणित कर लेता है, समझे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये अस्पष्ट, क्या अस्पष्ट कैसे है, असंगत कैसे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, ये गणित के प्रश्नों का वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में क्या है सहायता प्रदान करता है, समझ गए कि इतना रुपया दिए इतना घट गया तो कितना हुआ। तो आपका सी सही है, ए और बी गलत है। देख लीजिए सी ऑप्शन किस में है, तो आपका केवल 4 नंबर, यानी आपका 53 का क्या हो जाएगा केवल सी हो जाएगा, समझे, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा 53 का 4 नंबर ऑप्शन है, केवल सी सही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा
विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। ठीक है, त्रिविम विवेचन यानी मूर्त वस्तुओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन को विकसित कर सकते हैं। न्यूनतम पूछ रहा है, कौन संभावना कम है। अब देखिए पहला ऑप्शन है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेखन करना। तो चित्र बना रहे हैं तो क्या है, मूर्त चीज ये नहीं हुआ आपका, समझे। तो ये आपका ऑप्शन निगेटिव में जा सकता है, लेकिन न्यूनतम बोला है। हम चार ऑप्शन देखेंगे। टेनोग्राफ पहलुओं पर कार्य का, टेनोग्राफ आप लोग जानते हैं एक तो मूर्त चीज है, उस पर हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका टेनोग्राम, आपका ये पॉजिटिव हो सकता है। ठोस आकृति, ये भी आपका ठोस आकृति यानी मूर्त चीज है, ये भी सही है आपका। दी गई आकृति के सममित अक्षों की पहचान करना, आकृति आपको दे देगा, इसमें कहेगा सममित अक्ष पहचानिए, समझे। तो ये भी क्या है कि दिक् स्थान की मतलब करेगा, लेकिन आंकड़े को निरूपित करने चित्रलेखन आकरण, ये क्या हो जाएगा आपका, उतना पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव सेंस में जाएगा, यानी सबसे कम न्यूनतम यही है, समझे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा कि 54 का 1 नंबर, कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, ये आपका सबसे न्यूनतम है। तो एक इसका क्या हो जाएगा आंसर। मूर्त वाला सबसे पॉजिटिव माना जाता है, समझे। अगला आंसर है कि 3 गुना 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि सबसे उत्तम होगा, समझे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ वस्तु आपका मूर्त होता है। बच्चा को जैसे हम कहेंगे तुम्हारे घर में 3 आम है और 5 आदमी ने, सॉरी ऐसे कहेंगे तुम्हारे घर में 3 सदस्य है और प्रत्येक ने 5-5 आम खाया, तो बताओ टोटल कितना आम हुआ। तो ये सब क्या है, एक तरह का मतलब ये मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का, अच्छा मूर्त वस्तुओं द्वारा समझाने का अच्छा तरीका है, समझे। तो वही कह रहा है कि 3 गुना 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि अतिरिक्त, कुछ वस्तुओं से 3 गुना 5 के आयताकार व्यू का रचना करवाएंगे, समझे कि नहीं। 3 गुना 5 करवाएंगे, 3 को वस्तु देंगे, फिर 5 को देंगे, बताओ टोटल वस्तु कितना हुआ। तो मूर्त द्वारा होगा तो बच्चा गिन गान के वो सीख लेगा, समझे। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। उत्तर पाने के लिए पहरा ये सब तो कुछ होगा नहीं, कैलकुलेटर तो ये है नहीं, और स्किप काउंटिंग का अभ्यास कराएंगे, ये तो काउंटिंग से कुछ होगा नहीं। तो आपका 1 नंबर सबसे बेटर क्या है आंसर हो गया, समझे। यानी आपका 55 का 1 नंबर हो जाएगा। कुछ वस्तुओं से 3 गुना 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करवाना। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के गणित संक्रिया पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो पहला चुने की समस्या वास्तविक होनी चाहिए, एकदम ये मूर्त चीज का बात कर रहा है, समझे। अगला है छोटी कक्षा वाले सरल उदाहरण से पहले देना चाहिए, जो उदाहरण है जिससे मान लीजिए छोटी कक्षा संख्याओं वाले मतलब सबसे छोटा एग्जाम्पल देंगे तब बड़ा एग्जाम्पल देंगे, समझे। अगला है कि विद्यार्थी को कलन विधि एलोगरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त समय एकदम पॉजिटिव सेंस में आता है आपका। और ये तो कर रहा है केवल एक ही विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व देना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीमित कर रहा है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा 56 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या के भाव से किया गया है। गणना संख्या मतलब गणना के रूप में किया गया है। आप देखिए कुछ चीज़ बताइए, क्वेश्चन करा है कि इस इमारत की 4थी मंजिल में मेरा कार्यालय। तो देखिए उसमें तो और मंजिल हो सकता है, 10 मंजिल हो सकता है। जो कहता है कि इस इमारत में 10 टोटल मंजिल है, तब यह 10 संख्या को भाव को प्रयोग करा है। कहता है कि इस इमारत में 4 मंजिल है, समझे, तो ये 4 संख्या को बोधित कर। लेकिन कह रहा है इस इमारत की 4थी मंजिल में मेरा कार्यालय है, तो टोटल संख्या को क्या कर रहा है, मतलब ये 4 को निरूपित गणना के रूप में नहीं कर रहा है, समझे। वो बोला कि चौथा है। अगला है प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथा स्थान पे, तो ये भी नहीं है। वो बोलता है कि टोटल 4 स्टूडेंट है, और समझे तब ये हो जाता है आपका 4 का गणन करता है, समझे। तो ये चौथा ये नहीं होगा। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, तो चौथा अध्याय बोला, और भी अध्याय होगा, 5वां 6वां सब भी होगा। अगला करें इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, तो ये 4 का गणना कर रहा है, ये 4 क्या कर रहा है, आपका गणना कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। जिसमें स्पष्ट रूप से पता चले वही आपका गणना के सेंस में आता है, समझे। तो इसका 57 का आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। हम एक संख्या कोई भी लेते हैं, जैसे माइनस हम 5 लिए, कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान सदैव बढ़ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, एक में हम 6 से गुना करेंगे तो आपका -30 आएगा। जान रहे -30 क्या हो गया आपका, -5 से क्या है आपका
छोटा है, इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, आप बोल रहा है देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर बोल देता प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी संख्या बोल देता तो हम उसको कंसिडर करके चलते, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं दिया है, इसलिए हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, समझ गए। इसीलिए क्या कहता था प्राकृत संख्या, तब ये ऑप्शन सही हो सकता था, समझे, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं बोला, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, समझे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पूछ देता है कि प्राकृत संख्या के सेंस में बताइए, प्राकृत संख्या के संदर्भ में बताइए कि एक संख्या के दूसरी संख्या गुना करेंगे तो उसका मान बचेगा, तो हाँ ये ऑप्शन एकदम सही होता है। एक गुना हम एक करते तो आपका बराबर या एक से अधिक, मतलब अधिक हमेशा नहीं, वो भी बराबर आता है, समझे। तो ऐसे करके आपको देखना है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, पहला गलत हो गया, समझे। यानी मान बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है, बराबर भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, तीनों हो सकता है, समझ गए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमेशा सदैव बोल रहा है, इसीलिए गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को मान लीजिए 5 है, 5 को मान लीजिए हम जीरो से तो विभाजित होता नहीं है, समझे। हम मान लेते हैं -5 से क्या किए, विभाजित किए, तो उसका मान सदैव कम जाता है। कमता कहाँ, ये भाग दीजिएगा तो -1 आएगा, कहाँ कम आई, तो बढ़िए गया इससे, समझे। मतलब कह रहे एक संख्या दूसरा संख्या लेते हैं, जीरो में हम क्या करते हैं कि 5 से भाग देते हैं तो जीरो आ जाता है, कहाँ आई, मतलब कम आई, तो बराबरे रह गया, समझे। तो ये भी क्या है आपका गलत हो गया कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम जाता है। तो ये भी क्या, सदैव मतलब क्या हो गया कि हमेशा कमवे करेगा, इसलिए ऑप्शन ईशान का जहाँ सदैव वाला रहे ऑप्शन कठिन ज़्यादा गलत ही होता है, समझे। ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई का स्थान पर सदा शून्य होगा, सदा मतलब हमेशा। मान लीजिए 0.5 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 5 आता है, तो बताइए इसमें कहाँ शून्य आ रहा है, समझे। तो इसीलिए क्या हो गया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। अगला है कि गुणनफल भागफल का प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, एकदम सही बात है। देखते हैं ना, 3/4 गुने भागा रहता है 5/4, तो इसको हम पलट देते हैं, नहीं प्रतिलोम होता है, नहीं उल्टा होता है, समझे। 3/4 गुने क्या कर देते हैं 5/4, यानी प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, तो इसीलिए खाली डी नंबर सही है, आपका 1 2 3 क्या है गलत है, समझे। यानी 58 का क्या हो जाएगा, केवल डी, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि निम्नलिखित में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है कि परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल में नहीं एकदम है, गणितीय कौशल में इसका यूज करते हैं परिमाणों का, समझे। अगला है तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, मानक दे दिया, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। करा कि गणित की आंतरिक कार्यप्रणाली, आंतरिक मतलब कि ये तरह का मशीनरी चीज़ हो गया, कैलकुलेटर वाला चीज़ हो गया कि समूह के समतुल्य बनाया जाता, नहीं ये भी नहीं होता। आपका गणित में नमूने की पहचान शामिल है, ये आपका क्या है कथन सही है, समझे। गणित में नमूने की पहचान होगा, उससे हम जब मान लीजिए आपको ताजमहल के बारे में मान लीजिए कोई चीज़ बताना है, समझे, तो ताजमहल का एक नमूना लेके जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है कोई भी चीज़ का। तो आपका 59 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है 60 नंबर कि सम्मित की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति के। देखिए आपको बोले थे मूर्त चीज़ पर आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। सम्मित बताना है तो पेपर फोल्डिंग आप कर सकते हैं, एक पेपर लीजिएगा उसको बराबर मोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर दिखने लगेगा, इसी को ना सम्मित कहते हैं, जो बराबर दिखने लगता है। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाएंगे, एकदम सही हो सकता है। परिभाषा देना, वाद विवाद में सम्मिलित करने से उसका क्या होगा कि सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। निरीक्षण करने प्रोत्साहित करना, तो देखिए ये पेपर फोल्डिंग ही क्या हो गया आपका, ये आपका मूर्ति चीज हुआ, समझे। इसे सबसे अच्छा बच्चा क्रियाकलाप मतलब बच्चा स्वयं से करेगा तो ज़्यादा उसको फायदा होगा। 60 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। थैंक यू।